हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं साइंस की क्लास 9th के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, उसका डिटेल डिस्कशंस होगा। और आपको बता दूं कि इसमें जो क्लास 8th का जो आपको साइंस का देखना है, कंप्लीट साइंस है, वो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8th की कंप्लीट साइंस पढ़ सकते हो। और ये क्लास 9th की कंप्लीट साइंस है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्लास 9th में जो पहला क्वेश्चन है, द डिजीज दैट इफेक्ट अवर लंग्स इज। ऐसा रोग बताना है, वो डिजीज बताना है जो क्या काम करता है, हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन दे रखा है आपको, एड्स होगा या रेबीज होगा या टीबी होगा या पोलियो होगा। इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है कि टीबी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? टीबी मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी किसको प्रभावित करता है? मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। आपको मैं तीन ऑप्शन की डिटेल बता दूं। टीबी वैसे जनरली आपको पता होना चाहिए टीबी किससे फैलता है, टीबी किस सूक्ष्म जीव से फैलता है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टीबी किस सूक्ष्म जीव से फैलता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। टीबी है वो बैक्टीरिया से फैलता है। टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से। आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि टीबी जीवाणु से फैलता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं, जो एड्स रोग है, एड्स किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से फैलता है। एड्स किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से एड्स रोग फैलता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि एड्स एचआईवी वायरस से फैलता है और यह किसको प्रभावित करता है? मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को। किसको प्रभावित करता है? मानव शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को रोग प्रतिरोध क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोध क्षमता कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एड्स वाला भी। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन है रेबीज। रेबीज किससे फैलता है? कुत्ते, बंदर और बिल्ली के काटने से फैलता है। रेबीज किससे फैलता है? कुत्ते, बंदर और बिल्ली के काटने से फैलता है। और यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। पोलियो। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो एक प्रकार से जेनेटिक्स रोग होता है, कई बार जन्म से भी होता है पोलियो। पोलियो वगैरह का टीका लगाया जाता है। जॉन्स ई साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। किसने बनाया था? जॉन्स ई साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। बचपन में आपने पोलियो की ड्रॉप्स वगैरह भी पी होगी, तो वो पोलियो का ही वैक्सीन है। क्लियर होगी आपको बातें? आपको इस आंसर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वह रोग जो फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़े को प्रभावित कौन सा रोग करता है? तो आपका इसका राइट आंसर पता चल गया, टीबी। टीबी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह कर लें। और इस चैनल की जो पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की जो पीडीएफ चाहिए, सॉरी, इस क्लास की जो पीडीएफ चाहिए, 9th क्लास की पीडीएफ, और बाकी आपको जो भी क्वेरीज वगैरह है, आपको नई अपडेट्स के लिए इस चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो करेक्ट गुरु चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह और आपकी क्यूरीज वगैरह सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट। ऐसा वैक्सीन बताना है, बीसीजी वैक्सीन बताना है जो क्या काम करता है। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा टीबी रोग के लिए। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ये आएगा। और बीसीजी का टीका किसने बनाया था? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। बीसीजी का टीका बनाया था रॉबर्ट कोच ने। किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने बीसीजी का टीका बनाया था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बीसीजी का टीका किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने। क्लियर होगी बातें? पीलिया 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 एक रोग होता है, आपको पता है। पीलिया होता है जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये पीलिया रोग हो गया। ये लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मानव शरीर के लीवर, यकृत को प्रभावित करता है। अब मैं आपको मलेरिया के बारे में बता दूं। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और ये एक प्रकार का फीवर होता है। क्या होता है? बुखार होता है। और मलेरिया मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेनक्रियास ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास ग्लैंड्स। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है अग्नाशय ग्रंथि। तो मलेरिया वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। मलेरिया का भी समझ में आ गया होगा। एजा, एजे के बारे में बता दूं। एजा है वो जीवाणु से फैलता है और यह मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को। आंत को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेस्टाइन्स। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन्स। और मानव शरीर में दो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत।
छोटी आंत क्या काम करती है, भोजन को पचाती है, और बड़ी आंत पानी को पचाती है। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका का आंसर आप बता देना। ये टीबी रोग के लिए लगाया जाता है और इसका टीका बनाया था रॉबर्ट कोच ने। क्लियर होगी बातें। एक आपको इसकी टर्म और बता दूं, मृत्यु का कप्तान किस रोग को कहा जाता है, तो मृत्यु का कप्तान टीबी रोग को कहा जाता है। और टीबी रोग किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। क्लियर होगी बातें, बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मलेरिया इज कास्ड ड्यू टू, मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और प्रोटोजोआ है ये क्या है, प्रोटोजोआ है। आपको इसका आंसर बताना है ए एंड बी। आपको मैं दोबारा बताता हूँ, मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और मादा एनाफिलीज एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। अब आप सोच रहे होंगे प्रोटोजोआ क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रोटोजोआ है वो क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव की कितनी कैटेगरी होती है, 5 कैटेगरी होती है। सूक्ष्म जीव की कितनी कैटेगरी होती है, सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में पहला आता है जीवाणु। क्या आता है, जीवाणु। और दूसरा क्या आता है, विषाणु। दूसरा आता है विषाणु। और तीसरा क्या आता है, प्रोटोजोआ। और चौथा आता है कवक। और पांचवा आएगा शैवाल। क्लियर होगी बातें, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोटोजोआ क्या होगा, मलेरिया से फैलेगा, सॉरी मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है, अपोजिट बोल दिया मैंने। तो ए एंड बी इसका आंसर आएगा। आपको क्लियर होगी बातें। आपको जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई किसी प्रकार की कोई हेडक नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है। प्लाज्मोडियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है जिससे मलेरिया फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर है ना, जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो, उसको प्लाज्मोडियम की टर्म दी गई है साइंस में। क्या दी गई है, प्लाज्मोडियम की टर्म दी गई है। और उससे क्या फैलता है, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग का इलाज किससे किया जाता है, अभी आपको बताया था मैंने, कुनैन की गोली से। किससे किया जाता है मलेरिया रोग का इलाज, कुनैन की गोली से। और कुनैन की गोली किससे प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष से। किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पेड़ होता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उससे मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है, सिनकोना वृक्ष। तो क्लियर होगी बातें। प्रोटोजोआ इसका आंसर है। वायरस, कवक और जीवाणु इसके आंसर नहीं आएंगे। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है प्रोटोजोआ। क्लियर होगी बातें। आपको मैं डिटेल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है उसकी डिटेल बता रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV वायरस अटैक्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अवर बॉडी। ये बात क्या कह रहे हैं कि HIV वायरस है। HIV वायरस किस पे अटैक करता है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इन अवर बॉडी। HIV वायरस किस कोशिका पर आक्रमण करता है, कौन सी कोशिका पे HIV वायरस आक्रमण करता है, तो आपको बताना है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, WBC पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, WBC पे। WBC क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। HIV वायरस क्या करता है, एड्स रोग फैलाता है। एड्स रोग सब जानते हो, एड्स रोग के बारे में आप सुना है, सबने सुना है। तो एड्स रोग HIV वायरस से फैलता है। और यह क्या होता है, यह व्हाइट ब्लड सेल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्लियर होगी बातें। रेड ब्लड सेल तो क्या होती है, खून का रंग लाल बनाती है। लीवर सेल लीवर की सेल होती है। नन ऑफ दीज को इसका कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में बातें हो रही है, तो ऑक्टोपस आपने सुना ही होगा, जाना ही होगा, देखा ही होगा कि फाइलम ऑक्टोपस ये 9th क्लास का है। ऑक्टोपस का संघ क्या है, ऑक्टोपस एक प्रकार का ऐसे प्रकार का जीव होता है, ऑक्टोपस जैसे जनरली बोलते हैं। तो ऑक्टोपस किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, तो आप बताओगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या आएगा, एनिलिडा आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, या फिर मोल्स्का आएगा। मोल्स्का का पार्ट है ऑक्टोपस। किसका पार्ट है, मोल्स्का का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आपको इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसका आंसर आएगा मोल्स्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जो जीवाणुओं में पोषण का तरीका क्या है, जीवाणुओं में पोषण का तरीका क्या है। बैक्टीरिया जानते हो जीवाणु होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, उसका आंसर आएगा ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। अब आप हिंदी मीडियम के व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं ऑटोट्रोप्स क्या होता है। ऑटोट्रोप्स होता है स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी, जो भोजन अपना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोप्स होते हैं जो भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, चलो समझ में नहीं आएगा ऐसे तो। ऑटोट्रोप्स का एग्जाम्पल है हरे पौधे। हरे पौधे क्या काम करते हैं, भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी। और हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं, हम हो गए, जैसे मानव हो गया। मानव किस पे डिपेंड रहता है, पौधों पे। तो जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं वो हेटरोट्रोप्स, और जो खुद भोजन बनाते हैं वो ऑटोट्रोप्स। तो बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया क्या काम करता है, ऑटोट्रोप से भी भोजन लेता है और हेटरोट्रोप से भी। तो बैक्टीरिया क्या काम करता है, इंसानों को भी खाता है और पौधों को भी खाता है। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज आर फाउंड, फिर
फिलामेंटस, किसमें तंतु पाए जाते हैं। एक ऐसा वो बताना है, एक ऐसा जीव बताना है उसके अंदर जिसके अंदर तंतु पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, यूग्लिना आंसर होगा, गलत है। अमीबा भी नहीं होगा, गलत है। तो स्पाइरोगोइरा इसका आंसर होगा। क्या होगा? स्पाइरोग्रा, स्पाइरोग्रा इसका आंसर होगा। तंतु किस में पाए जाते हैं? फिलामेंट तंतु होते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? स्पाइरोग्रा। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या स्पाइरोग्रा? ये एक जीव है, जैसे अमीबा होता है। अमीबा तो आपने पढ़ाई है 10th क्लास में। अमीबा की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती, इसकी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती। उसी प्रकार यूग्लिना भी एक जीव है, और जो अमीबा है वो भी एक जीव है, स्पाइरोगोइरा भी एक जीव है। तो तंतु किस में पाए जाते हैं? स्पाइरोगोइरा में, एक प्रकार का जीव है। इस धरती पे करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं, अभी तक साइंस को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो इन विच ऑर्गेनिज्म फ्लेम सेल फ्रॉम द एक्सरेस्ट्री सिस्टम। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है, ऐसा जीव बताना है जो क्या काम कर, जिसके अंदर क्या होता है? फ्लेम सेल्स होता है। फ्लेम सेल्स क्या होता है? फित्ते जैसी कोशिका होती है। फित्ता जानते हो? फित्ता, फ्लेम सेल होती है फित्ते जैसी कोशिका एक्सरेशन सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर आएगा फित्ता क्रीमी। क्या आएगा इसका आंसर? फ्लैट वॉर्म। क्या आएगा इसका आंसर? फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म के अंदर क्या होती है? फ्लेम सेल होती है। क्लियर हो गया? एक्सरेस्ट्री सिस्टम क्या होता है? एक्सरेस्ट्री सिस्टम उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र तो जानते ही होंगे आप। उत्सर्जन तंत्र क्या काम करता है? मानव शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालता है। तो फीता क्रीमी में क्या होती है? फ्लेम सेल होती है। क्लियर हो गया आंसर? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म केंचुआ होता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। इंसेक्ट कीट होते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूस फ्लावर्स? हो गया ये भी, हाँ। विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूस फ्लावर। ऐसा प्लांट किंगडम बताना है, पौधों का वह भाग जो फूल पैदा करता है। पौधों का वह हिस्सा कौन सा है जो फूल पैदा करता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो फंगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, येलो कलर में, गलत है। एल्गी भी नहीं होगा और फरन भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फूल पैदा करते हैं। एंजियोस्पर्म का जो पार्ट है पौधों का एक भाग है। पौधों का क्या भाग है? पौधों का एक भाग बना दिया साइंस ने, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? प्लांट्स का एक पार्ट है एंजियोस्पर्म, जो क्या काम करते हैं? फूल पैदा करते हैं। क्या करते हैं? फूलों को पैदा करते हैं। तो फूल पैदा कौन करेंगे? एंजियोस्पर्म आएगा इसका आंसर। फरन है, फरन नागफनी देखा होगा आपने, कैक्टस जैसा होता है, तो ये नहीं आएगा इसका आंसर। और एल्गी शैवाल होता है, ये भी नहीं आएगा, और कवक भी नहीं आएगा। आंसर आएगा एंजियोस्पर्म। क्लियर होगी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइलम ऑफ एनिमल इज आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म। पशुओं का वह संघ जिसे फीता कृमि कहा जाता है। ऐसा संघ बताना है जिसे क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म कहा जाता है। तो आंसर बताना है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नीमेटोड और प्लेटी हेलमिंथीज। इसका राइट आंसर आएगा प्लेटी हेलमिंथीज। आप सोच रहे होंगे अटपटे नाम कहाँ से आ रहे हैं? आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनो, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फाइलम ऑफ एनिमल इज आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म। पशुओं का संघ पूछा है यहाँ पे, पहले पौधों का संघ पूछा जा रहा था। जिस प्रकार पौधों के संघ बनाए गए हैं, पौधों के जो ग्रुप बनाए गए हैं, उसी प्रकार क्या है? पशुओं के फाइलम बनाए गए हैं। फाइलम बोलते हैं साइंस में संघ को। संघ होता है ग्रुप, फाइलम होता है संघ, मतलब एक प्रकार से साइंस में फाइलम बोलते हैं। तो पशुओं का वह संघ जिसे फित्ता कृमि कहा जाता है। तो आंसर आ गया प्लेटी हेलमिंथीज। फित्ता कृमि वो होते हैं जो फित्ते जैसे जीव होते हैं। फित्ता, फित्ता देखा होगा आपने, फ्लैट होते हैं। फ्लैट जानते हो ना? फ्लैट वॉर्म, फ्लैट, फ्लैट मतलब समतल सीधे जीव होते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर आते हैं वो जीव। किस में आते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताता हूँ। पशुओं का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। सबने पढ़ा है, 9th क्लास में आता है ये। और 9th क्लास का मैं कंप्लीट सिलेबस, सॉरी कंप्लीट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। साइंस में जितने भी क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चंस आपको 1 वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और आपको 8th क्लास की क्लास देखनी है तो आपको इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको, या प्ले लिस्ट वगैरह में आप जाके देख सकते हो। 8th क्लास की साइंस, 9th की भी होगी, इसी प्रकार 10th क्लास की भी साइंस आएगी। आप वेट करें थोड़ा, आपके लिए अच्छी क्लासेस दे रहा हूँ मैं आपको, खूब मेहनत करवाई जा रही है। तो देखिए ध्यान से सुनिए। पशुओं का वह संघ जिसे फीता कृमि, तो आपको मैंने बता दिया प्लेटी हेलमिंथीज। पशुओं का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। बट पौधों का सबसे बड़ा समूह की बात आए तो पौधों का सबसे बड़ा संघ क्या होगा? थैलोफाइटा। क्या होगा? थैलोफाइटा इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया। तो अब आपको एडक लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन। इन विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन, जिसमें जनन अंग छुपा होता है। ऐसा बताना है जिसमें जनन अंग क्या होता है? छुपा होता है। जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब छुपा होता है, दिखाई नहीं देता। तो उसका कौन सा होगा? कौन से जीव होंगे वो? जिम्नोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे, क्रिप्टोगम होंगे। तो क्या आएगा आंसर? क्रिप्टोगम आएगा। क्या आएगा? क्रिप्टोगम आएगा। बहुत आसान है, याद रख लेना इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज, कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज, रंगीन लवक कौन सा होता है?
रंगहीन लवक का मतलब होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन नहीं होता, रंगीन होता है, मतलब इसमें रंग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, तो इसका आंसर आ गया ल्यूकोप्लास्ट। क्या आ गया इसका आंसर? ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में बोलते हैं अवर्णीय लवक, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवर्णीय लवक। क्लियर होगी बातें? अब तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट आएगा। और ये कहाँ होता है? अब भी सुन लो, ये पौधे की जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे की जड़ में। और पौधे की जड़ का कोई कलर नहीं होता, तो ये रंगहीन लवक हो गया, नहीं हो गया? और क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पत्तियों में। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। और क्रोमोप्लास्ट किस में होता है? फल और फूलों में। फल और फूलों में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा पाया जाता है? सबसे बड़ा कोशिकांग बताना है। कोशिकांग क्या होते हैं? सेल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेन, सेल के छोटे छोटे पार्ट, कोशिका के छोटे अंग, कोशिकांग। तो क्या होगा? पौधे की कोशिका में सबसे बड़ा केंद्रक होगा। आंसर आसान है बिल्कुल, केंद्रक होगा वो कोशिका का सबसे, पौधे की कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है। तो न्यूक्लियस आएगा इसका आंसर। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं आएंगे। चलो तीन ऑप्शन की डिटेल बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट आपको मैंने बता दिया, पत्तियों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, शक्ति घर, बिजली घर कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर, शक्ति घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्लियर होगी बातें? राइबोसोम क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर हो गए क्वेश्चन? कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइबोसोम आ गया ना आंसर? राइबोसोम आर दी साइट ऑफ। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। क्या काम है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का भंडारण करना। प्रोटीन को स्टोर कौन करके रखता है? राइबोसोम करके रखता है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू ए टिश्यू कॉल्ड। जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पौधों में लचीलापन होगा, वो किस ऊतक के कारण होगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। जो पौधों के अंदर लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा कैलेनिकाइमा। पौधों में लचीलापन देखा होगा, जो आंधी वगैरह, तूफान वगैरह, तेज हवाएं चलती है तो पौधे कभी टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि उनके अंदर लचक होती है, इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और वो टिश्यू कौन सा होता है? उस टिश्यू का नाम होता है कैलेनिकाइमा। कैलेनिकाइमा के कारण पौधे कभी भी टूटते नहीं है। ज़्यादातर कुछ पेड़ टूट भी जाते हैं, बट ज़्यादातर पेड़ नहीं टूटते क्योंकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो फ्लेक्सिबिलिटी पौधों में कब होगी? कैलेनिकाइमा ऊतक के कारण होगी। कैलेनिकाइमा टिश्यू। अब आप सोच रहे होंगे टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। आपको ऊतक की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इज कॉल्ड। ऐसा टिश्यू बताना है, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है, जो कनेक्ट करता है दो चीज़ों को, जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, उसका टिश्यू का नाम बताना है जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। तो बोन्स जानते हो आप, हड्डी होती है, मसल्स मांसपेशी होती है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, सबको पता है। मांसपेशी कितनी होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, कितनी मसल्स होती है। अब मैं आपको बता दूं, कंडरा आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? कंडरा टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो क्या काम करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। कंडरा टिश्यू। कौन सा टिश्यू? टेंडन। टेंडन बोलते हैं अंग्रेजी में, कंडरा हिंदी में। क्लियर हो गया? लिगामेंट और नर्वस टिश्यू इसके आंसर नहीं आएंगे, ये गलत है दोनों। नर्वस टिश्यू होता है तंत्रिका ऊतक, गलत है। लिगामेंट होता है एक प्रकार से लसीका वगैरह, कुछ ऐसे फिलामेंट वगैरह, तंतु वगैरह होते हैं बॉडी में, तो ये आंसर नहीं आएगा। टेंडर आएगा, इस टंडन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? टंडन, कंडरा टिश्यू। क्लियर होगी बातें? कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करता है दो चीज़ों को, जोड़ता है। द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ऐसा टिश्यू बताना है जो शरीर की गति में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है। जैसे हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मानव शरीर चल सकता है, उठ सकता है, दौड़ सकता है, बैठ सकता है, तो वो मूवमेंट कौन सा टिश्यू करवाता है? वो मूवमेंट कौन सा टिश्यू कराता है? उस टिश्यू का नाम है मसलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? मसलर टिश्यू, जिसको बोलते हैं पेशीय ऊतक। क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। क्लियर हो गया क्वेश्चन? स्केलेटन टिश्यू होता है कंकाल ऊतक, गलत है। नर्वस तंत्रिका, तो ये भी गलत है। तो मसलर टिश्यू इसका आंसर आएगा। कार्टिलेज एंड बोन्स आर ऑफ टाइप्स ऑफ। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज होती है उपास्थि और बोन्स होती है अस्थि। अस्थि और उपास्थि में फर्क क्या आता है? चलो बताता हूं आपको। बोन्स तो आप जानते हो हड्डियां होती है, कार्टिलेज होती है उपास्थि, अस्थि का छोटा पार्ट होता है। कार्टिलेज जो बोन्स होती है वो मुड़ती नहीं है, मुड़ती नहीं है। हड्डियों को आप मोड़ नहीं सकते, मोड़ोगे तो टूट जाएगी। बट कार्टिलेज है वो मुड़ सकती है। एग्जाम्पल, कान के नीचे का छोटा सा पार्ट, कान के नीचे का छोटा सा पार्ट, कान के नीचे ईयर्स होते हैं आपके, ईयर लोब जानते हो? ईयर लोब, जहाँ पे ये जो कई बार जो ज्वेलरी वगैरह डालते हैं लड़कियां वगैरह या जो भी है,
तो कान के नीचे का जो ईयर लोब होता है उसके अंदर एक छोटी मसल्स होती है, उस मसल्स को बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। और कार्टिलेज और जो बोन्स है वो कौन से टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है वो कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड है वो भी कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपको मैं बता दूं जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, करेक्ट गुरु चैनल को लाइक करो, शेयर करो, इस क्लासेस को जितना हो सके उतना क्लासेस को शेयर करो। बढ़िया मेहनत से आपके लिए क्लासेस तैयार की गई है। आप करेक्ट गुरु चैनल का टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो ज्वाइन कर लें। नई अपडेट्स के लिए आपको नई अपडेट्स मिलती रहेगी। और 8th क्लास का जो आप साइंस है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ। जाइलम और फ्लोएम किसका उदाहरण है? जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं। जाइलम टिश्यू का काम करता है? जल का परिवहन करता है। क्या काम करता है? जल का परिवहन करता है। जल को, पानी को क्या काम करता है? जड़ से पौधों की पत्तियों तक ले जाता है। जाइलम जल। क्लियर हो गया? जाइलम जल, वाटर। फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन का ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करता है? भोजन का। ये दोनों कैसे टिश्यू हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स और वस्क्यूलर टिश्यू है। कौन से टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स और वस्क्यूलर टिश्यू। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको, कौन से टिश्यू बोलते हैं? जटिल उत्तक। हिंदी में क्या बोलेंगे? जटिल उत्तक। दोनों स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट है ना, उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं बायलैंग्वेज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और प्रत्येक क्वेश्चंस की डिटेल बता रहा हूँ। आपको एडक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मोलिकुलर ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स। मोलिकुलर ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? आसान है बिल्कुल। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन किससे बना होता है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। जितने भी क्वेश्चन है करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिंबल ऑफ कैडमियम। कैडमियम का सिंबल क्या होगा? आपको कैडमियम का सिंबल बताना है। Ca नहीं होगा, कैल्शियम का होता है। Cu कॉपर का होता है, ये भी नहीं होता। Cm किसी का भी नहीं होता। कैडमियम का आएगा सिंबल Cd। क्या आएगा? कैडमियम रोड देखी होगी आपने, कैडमियम की छड़ जो बैटरी वगैरह में यूज होती है, तो कैडमियम का सिंबल आएगा Cd। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। दी फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला बताना है आपको। बिना बुझे चूने का फॉर्मूला। बिना बुझा चूना जानते हो? घर में जो सफ़ेदी लाते हो उस सफ़ेदी को बोलते हैं बिना बुझा चूना। उसका फार्मूला होता है CaO। उसका फार्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फार्मूला होगा? CaO बिना बुझे चूने का फार्मूला है। अब आप ध्यान से सुनिए। कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं होगा। और NH3 अमोनिया होता है, ये भी नहीं होगा। और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया? बिना बुझे चूने का फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं आपको 3 ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। ये अमोनिया का सूत्र है। किसका है? अमोनिया का। रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें यही गैस यूज होती है। कैल्शियम कार्बोनेट चाक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? चाक। चाक जानते हो ना? चाक बोर्ड वगैरह पे, ब्लैक बोर्ड पे चलाते थे उस टाइम। तो चाक है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम आपको सीधा पता है, ये डायरेक्ट। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन इज। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है आपको। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बतानी है, ध्यान से देखिए। ये रही क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बतानी है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के लिए इसका राइट आंसर आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17 होगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 287। इसका राइट आंसर आएगा 287। इलेक्ट्रॉन भरने का एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला होता है 288 18 18 32। 288 18 18 32। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो इसके पास कितने हैं? 2 8 10 और 8 18। बट इसके पास तो 17 ही है। तो इसका राइट आंसर आएगा 287। इसका राइट आंसर आएगा 287। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? इसको 1 की आवश्यकता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी होती है संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता। -1 आएगी क्लोरीन की वैलेंसी। इसका आंसर आएगा बी। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? क्लोरीन का सिंबल होगा Cl। क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? Cl। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोन्स आर। न्यूक्लियोन्स क्या होते हैं? नाभिक क्या है? नाभिक में क्या होते हैं? ये परमाणु होता है। ये परमाणु का नाभिक होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका आंसर आएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कुछ मत कर देना। एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हो?
अल्फा बीटा गामा 3 कण होते हैं। अल्फा पार्टिकल में क्या क्या होता है? इसका राइट आंसर आएगा अल्फा पार्टिकल वाले का सेकंड ऑप्शन। क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और 4 मास यूनिट होती है। अल्फा पार्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान है। इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे? 2 होंगे और इसका मास यूनिट कितना होगा? 4 होगा, डबल होगा 2 का 4। ठीक है, आपको बी ऑप्शन बताना है इसका राइट आंसर अल्फा पार्टिकल का। दी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, ध्यान से सुनिए, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 और मास नंबर 23। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और मास नंबर कितना है? 23 है। तो अब ध्यान से सुनिए इसको, ये बात क्या कह रहे हैं? अगर मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर, मान लो क्या है ही, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मास है 23। मास कितना है? 23। अब आप ध्यान से सुनिए कि जो एटॉमिक नंबर हो गया 11 और मास हो गया 23, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 23 में से 11 घटा दो। 23 में से 11 घटा दो, क्या आ जाएगा? 12। तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। तो प्रोटॉन क्या आ जाएंगे? 11 और इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने आ गए? 12। तो प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 इसका राइट आंसर आएगा। प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन है प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 12। सॉरी, ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटॉन तो क्या होंगे? 11 होंगे और न्यूट्रॉन क्या होंगे? 12 होंगे। इसका आंसर ये आएगा। अगर ऑप्शन में है तो चेक कर लेना, अगर नहीं है तो इसको आंसर मानना आप, इसका आंसर यही होगा। शायद इसमें नहीं है या है तो देख लेना, इसका आंसर आएगा। कैसे आया दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11 और इसका जो एटॉमिक मास कितना है? 23 है। तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और न्यूट्रॉन होते हैं 23 में से 11 घटा दो 12। क्लियर होगी बातें? तो 11 और 12 क्या आ गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आइसोटोप यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर, ऐसा आइसोटोप बताना है जो क्या काम करता है? मस्तिष्क कैंसर इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। उस आइसोटोप्स का नाम बताओ, उस समस्थानी का नाम बताओ जिसे ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर होता है मस्तिष्क का कैंसर। तो राइट आंसर आएगा कोबाल्ट 60। क्या आएगा आंसर? कोबाल्ट 60 इसका राइट आंसर आएगा। कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। क्या होता है? CO। कोबाल्ट 60 आंसर आएगा। यूरेनियम 235, आयोडीन नन, ये नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या काम करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। बैरोमीटर क्या काम करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। क्लियर होगी बातें? बैरोमीटर का भी आसान है, वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। क्या एक डिवाइस है? इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या काम करता है? एनीमोमीटर वाइंड की स्पीड को मापता है। हवा की गति को कौन मापता है? एनीमोमीटर। याद रखना ये भी, एनीमोमीटर क्या काम करता है? हवा की गति को मापता है, वाइंड स्पीड। डी आंसर आएगा इसका। 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, जो डायमंड 1 कैरेट डायमंड होता है वो किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम। किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है प्योर गोल्ड। बट 1 कैरेट ऑफ डायमंड किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम। याद रखना, ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। ब्रास क्या है? ब्रास होता है पीतल। पीतल होता है एक मिश्र धातु, अलॉय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अलॉय। मिश्र का मतलब होता है मिक्सर, तो राइट आंसर आएगा मिक्सर। अलॉय क्या है? जो पीतल है वो क्या है? एक मिक्सर है। 2 चीज़ों से मिलकर बनती है पीतल, कॉपर और जिंक। पीतल किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। और पीतल क्या है? एक प्रकार का मिक्सर है। क्लियर होगी? मिश्रण है। मिक्सर को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है। हमारे चैनल को अपडेट कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लिंक जो भी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल होगा, जो काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके समानुपाती होंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पहले तो ये बताइए। गतिज ऊर्जा वो होती है जिसमें, जिस ऊर्जा के अंदर जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन में होते हैं, चल रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो चीज रुकी हुई नहीं है, चल रही है। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? उसके अणु समानुपाती होते हैं। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर के गलत है, ए एंड बी गलत है, तो टेम्परेचर आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर होगी बातें? विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब पार्टिकल स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब पार्टिकल्स होंगे वो भाप होगी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ठीक है, भाप क्या होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी। इसका राइट आंसर आएगा डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल इज थ्रोन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी।
जब किसी जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो जी का मान क्या होगा? ये जी क्या चीज़ है अभी? गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड जी की वैल्यू होती है, याद रखना आप हमेशा। तो जी का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड, और जी की वैल्यू जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो जी का मान क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और नीचे फेंकोगे, नीचे आएगी तब पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे आएगी तब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। जी को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जी को। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, त्वरण की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना आप हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होता है? स्मॉल बॉडी पे गलत, प्लांट्स पे गलत, ऑल बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज सब पे होता है। तो इसका आंसर आएगा सी। आगे वाले को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका आंसर आएगा सी, सब पे अप्लाई होता है। कोई भेदभाव थोड़ी करता है ये कि न्यूटन्स लॉ ये थोड़ी है कि मैं छोटे पे लगूंगा, बड़े पे नहीं लगूंगा, पौधों पे लगूंगा, पशुओं पे नहीं लगूंगा। तो ये कोई भेदभाव थोड़ी करेगा, ये कोई इंसान थोड़ी है, ये तो लॉ है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। राइट आंसर आएगा सी। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह कर लें। और चैनल का टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इस क्लास की पीडीएफ की आवश्यकता जिसको है, जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पीडीएफ मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स क्या होता है? मास गुणा एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास गुणा एक्सेलरेशन। अंग्रेजी में क्या होगा? फोर्स होता है मास गुणा एक्सेलरेशन, और हिंदी में होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और त्वरण की मैंने बताई थी मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जनरली आप ऐसे मत बोलो, इसको न्यूटन बोलो ना, न्यूटन आएगा। ये गलत है तीनों। मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस ऐसे लिखा आएगा तो इसका आंसर है। ये तो ऑप्शन भी नहीं है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होगी। इसका आंसर वो अलग है, वो वैल्यू अलग होगी न्यूटन वाली। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तब इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका न्यूटन आएगा आंसर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आंसर देखो इसको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड गलत है, होगा ही नहीं। अब दोबारा दूसरा देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत है। न्यूटन मीटर, ये भी गलत है, तो न्यूटन ही आएगी इसका आंसर। वो दूसरे वाली जो हमने वैल्यू निकाली है वो तो ये है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड -2, किलोग्राम मीटर सेकंड -2 ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, मास गुणा वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? मास गुणा वेलोसिटी मोमेंटम होता है। मास होता है द्रव्यमान और वेलोसिटी होता है वेग। मास होता है जो द्रव्यमान, और वेलोसिटी होता है वेग। मास द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। वह स्प्रिंग बताना है जिसकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है। ऐसा स्प्रिंग बताओ जिसकी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका आंसर आपको बताना है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? इट इज पुल आउट कंप्रेस्ड। कब होगी? कब होगी ये बात कर रहा है, कब होगी? वहन कब? तो इट इज पुल आउट कंप्रेस्ड जब इसको खींचा जाएगा। इट इज पुल आउट जब इसको खींचा जाएगा। इट इज कंप्रेस्ड, और इसको जब क्या किया, इसको कंप्रेस्ड किया जाएगा और इसको पुल किया जाएगा, तब दोनों टाइम होगी। तो बोथ ए एंड बी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द अदर फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट। वर्क की तरह और किसकी सेम यूनिट होती है? एक दिन मैंने आपको बताया था, अब भी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जो वर्क है और जो एनर्जी है और जो हीट है, वर्क, एनर्जी और हीट तीनों की एक यूनिट होती है, वो होती है जूल। याद रखना। तो इसका आंसर आएगा एनर्जी। वर्क, एनर्जी और हीट तीनों की एक यूनिट होती है जूल। वर्क को हिंदी में काम बोलते हैं, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, हीट को ऊष्मा बोलते हैं। क्लियर हो गया? करेक्ट गुरु चैनल पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कैन हियर अप टू। जो चिल्ड्रन होते हैं वो 5 एज के अंदर कितने तक तो सुन सकते हैं, कितने तक की साउंड को सुन सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा 25 किलो हर्ट्ज। कितने तक की? 25 किलो हर्ट्ज आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 25 किलो हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज होता है वो बड़ा होता है, और 25 किलो हर्ट्ज क्या होता है? इसे छोटा होता है।
कंफ्यूज मत होना इसमें। इसका आंसर आएगा 25 किलो हर्ट्ज। क्या आएगा आंसर? बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। अब मैं आपको बता दूं, दो प्रकार की होती है। वैसे जनरली कोई व्यक्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है कोई भी व्यक्ति। ऑडिबल वेव होती है ये। व्हाट डू डॉल्फिन, बैट्स एंड प्रोपाइज यूज? डॉल्फिन क्या होती है? मछली होती है। और जो चमगादड़ होते हैं वो कौन सी ध्वनि पैदा करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव। कौन सी वेव? अल्ट्रासाउंड। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी वेव कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? अल्ट्रासोनिक वेव। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासर्व्य तरंगे। प्रासर्व्य तरंगे। जितने भी क्वेश्चन है करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, करेक्ट गुरु चैनल को। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ये थे क्लास 9th का पूरा निचोड़। आपको मैंने क्लास 9th की कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर वगैरह करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आप हमारे चैनल की इसको PDF वगैरह की आवश्यकता है जिस व्यक्ति को, तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू फॉर न्यू अपडेट।